नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो आप सभी का स्वागत है और आज क्लास संख्या 41। देखिए, कल की ही बात है। रीट का पेपर होने से जस्ट पहले एक क्लास स्टार्ट की थी मैंने और बाकी क्लासेस रीट एग्ज़ाम के बाद जो है कंटिन्यू की थी और देखते ही देखते आज हम 41 क्लास तक पहुंच चुके हैं। होता क्या है, अरे आज तो पढ़ा नहीं जा रहा, आज तो ये काम है, आज तो वो काम है। जो ये करते रहे वो पीछे छूट गए और जिन्होंने सोचा कि चलो जो भी काम है जो भी है चलता रहेगा, लेकिन 1 घंटा तो दिन में टाइम निकालूंगा ही निकालूंगा, निकालूंगी और मैं क्लासेस नियमित लूंगी, वो आज 41 तक पहुंच गए और देखते ही देखते कल 50 क्लास हो जाएगी और उनका साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ग्रेड आए या फर्स्ट ग्रेड आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट एग्जाम आए या सेट एग्जाम आए, केवीएस आए, यूपीपीएससी आए, डीएसएसबी आए, XYZ कोई सा भी एग्जाम है जिसमें साहित्य हो, उसमें उसकी तैयारी पक्की। जरूरत क्या रहेगी? सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता रहेगी। आगे सुनने में आ रहा है ये वैकेंसी आ रही, मैं कहता हूं कोई सी भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो सभी के, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर आए चाहे नेट सेट आए, भाई चलो असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस बड़ा है लेकिन हमने बेसिक तो तैयार किया ना, बेसिक से तो प्लस चल रहे हैं। और आपको पता है 2 पेपर लगते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, जिनमें से एक पेपर पूरा साहित्य का है, कम से कम वो तो तैयार हो रहा है। ये बात कौन समझ सकता है? जो नियमित है। अब रही बात, एक छोटी सी बात मैं स्टार्टिंग में कह दूं ताकि फिर हम टॉपिक पे चलेंगे। जो साथी ये बोल रहे हैं सर हमने आपकी क्लास जो है वो आज ही देखी है, हमें लेट पता चला, हम 15 नंबर क्लास पे चल रहे हैं, हम 14 नंबर क्लास पे चल रहे हैं, हम 13 नंबर क्लास पे चल रहे हैं, सर हमें हम पीछे छूट गए। नहीं, पीछे नहीं छूटे हैं, थोड़ी सी मेहनत आवश्यक ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको जैसे आज 41 नंबर क्लास स्टार्ट हुई है, आज से ही प्रयोगवाद को जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा और पीछे की क्लास जो है वो दिन में 24 घंटे में से कभी टाइम निकाल के एक एक करके देखते रहें। 10 दिन के अंदर आप बराबर यहां तक पहुंच जाओगे 40 तक और ये क्लासेस तो आपकी कंटिन्यू चलेगी, फिर पीछे वाली छूट जाएगी और आप जो है मेरे साथ साथ चलते रहोगे। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। कई बार मैं क्लास बंक कर देता हूं तो उस वक्त आपको पढ़ना पड़ेगा। तो तरीके बहुत हैं, पढ़ने की ही कमी है। तो आप स्टार्ट करेंगे, जहां तक मैं समझ रहा हूं मेरी बात को समझ गए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद एक ऐसा वाद जिसमें यूं कह सकते हैं कि इनकी विचारधारा थी नए जीवन सत्यों की खोज। क्या थी? नए जीवन सत्यों की खोज। ये प्रयोगवादी थे, है ना? ये क्या थे? प्रयोगवादी थे। नए नए प्रयोग करते थे, कला पक्ष में भी और भाव पक्ष में भी। मैं आपको दोनों उदाहरण बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कला पक्ष में। कला पक्ष समझते तो होंगे आप, मुझे पता है। कला पक्ष में ये कैसे भाव जो है नए प्रयोग करते थे। कला पक्ष की जब बात आती है तो वहां पर होता है जैसे छंद, जैसे अलंकार, है ना? छंद, अलंकार, गुण, ये मतलब कहने का तात्पर्य ये जो सारी चीजें आती है कला पक्ष में आती है, ठीक है? तो अब क्या है, छंद अलंकार के बाद तो जैसे उपमान, पहले आपने सोचा होगा उपमान दिए जाते थे। उपमान भी समझते हो, जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे की जाए वो उपमान। पहले जैसे स्त्री के मुख की तुलना की जाती चांद से, कमल से, कि तुम्हारा मुख तो कमल के समान है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, है ना? भगवान श्री राम का मुख जो है वो कमल के समान, हाथ कमल के समान, पैर कमल के समान, बल्कि सारा शरीर कमल के समान। कितना अच्छा उदाहरण है ना? चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, है ना? कि तुम्हारा जो मुख का दर्शन है वो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन कर लिए, है ना? कोमल कलाइयां कुसुम सी और नयन मृग नयन से सुंदर, है ना? कि तुम्हारी जो कलाइयां हैं वो कोमल कुसुम फूल के समान सुंदर हैं और जो नेत्र हैं वो मृग नयनी के, जो नयन मृग नयन, जो नेत्र हैं वो मृग के नयनों के समान सुंदर है। तुम्हारी जो चाल है वो हंसिनी की तरह, हथीनी की तरह है। तुम्हारी चोटी है वो लहराती नागिन की तरह है। तो कितने अच्छे अच्छे उपमान होते थे। तुम्हारा जो नाक है वो क्या जम्बू फल की तरह, इस तरह से चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासों में दिए हुए उपमान वो होते। अब आ गया प्रयोगवाद। अब प्रयोगवाद में उपमान बदल गए। कैसे बदल गए? प्रयोगवाद के उपमान बदल गए
कि मेरे सपने टूट गए ऐसे मानो भुंजा हुआ पापड़ हो जैसे। आहा क्या मतलब उपमान चेंज हो गए। मेरे सपने टूट गए ऐसे मानो भुंजा हुआ पापड़ हो जैसे। पापड़ जैसे किस तरह से एकदम कचरा बन जाता है, वैसे ही मेरे सारे सपने टूट गए। मेरी जिंदगी है या फ्यूज बल्ब, है ना, जैसे फ्यूज बल्ब की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसी मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही आपको महसूस होता होगा कभी, है ना। दीवार पे जब जब मैं बंद घड़ी देखता हूं, मुझे मेरी ही जिंदगी की याद आती है। अल्लाह कमाल है, तेरी जिंदगी की तुलना किससे कर दी? दीवार पे बंद घड़ी से कर दी। तो ये इस तरह के उपमान जो थे अब प्रयोगवाद में आने लग गए थे। तो ये नई शैली, नए उपमान, एक नई सोच के साथ उभर रहे थे, है ना, ये नई सोच। और शायद किसने कहा है, मैं आगे बताऊंगा। ये कहते हैं, शायद कहते हैं कि प्रयोगवादी जो हैं वो कविता को यहां से नहीं देखने के पक्षपाती, दिल से नहीं देखते हैं, यहां से देखते हैं। कहते हैं वो कविता को दिमाग से खुरच खुरच कर निकालते हैं, है ना, दिमाग से खुरच खुरच कर निकालते हैं। और ये सबसे ज्यादा क्षणवाद को महत्व देते हैं। इनका मानना ये है कि ये जिंदगी, ये जीवन जो है, ये एक दिन जाना तय है। तो ये तो हम भी मानते हैं, है ना, ये जिंदगी, ये जीवन एक दिन जाना तय है। और इसीलिए जिंदगी से प्यार करो, इसे जी भर के जियो, टेंशन मत लो, जैसी चल रही है उसी में आनंद भोगने का प्रयास करो। कहीं ना कहीं भोग आता, जियो। जैसे मतलब एक क्या नाम है कि जीवन का सुख लो देह मन आत्मा से। जीवन का सुख लो देह से, मन से और आत्मा से, क्योंकि ये क्षणवाद को महत्व देते हैं। क्या देते हैं? क्षणवाद। जैसे ये कहते हैं कि और सब कुछ है पराया, और सब कुछ है पराया, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, और सब कुछ है पराया, बस उतना ही है अपना जितना पलकों का झपकना, जितना पलकों का झपकना। और सब पराया, बस उतना ही है अपना जितना पलकों का झपकना। जिस प्रकार पलक झपकते ही जो है सांस निकल जाती है, कुछ पता नहीं चलता, है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और 1 सेकंड लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस दी एंड, खत्म कहानी। तो यही चीजें जो है ये हमें बताते हैं कि और सब पराया, बस उतना ही क्षण अपना जितना पलकों का झपकना, है ना। तो ये क्षणवाद को महत्व देते हैं। बस जो जिंदगी है उसे जीने में करते हैं। ये कह रहे हैं कौन सा धर्म, कौन सी नीति, कौन से, कुछ नहीं। और आगे हम प्रवृत्तियों में पढ़ेंगे ये चीजें। तो एक बार से मैंने आपको बेसिक बताया है कि इनका भाव पक्ष भी चेंज था। भाव पक्ष चेंज कैसे हुआ कि ये दिमाग, कविता को दिल हृदय से देखने के पक्षपाती नहीं थे, बल्कि दिमाग को खुरच खुरच के कविताएं निकालते हैं। कला पक्ष में इनके उपमान, प्रतीक सब बदल चुके थे। अब दीपक प्रतीक नहीं था, अब कुछ नई चीजें प्रतीक होने लग गई थी। तो ये प्रयोगवाद हम पढ़ेंगे, इसकी स्टार्टिंग करेंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि प्रयोग, कोई भी काल स्टार्ट होता है तो थोड़ा बहुत उसके आसपास की चीजें और उसमें है क्या वो अगर बता दिया जाए तो थोड़ा सा आनंद ज्यादा आता है। चलिए, तो इसका सबसे पहले इसका समय को लेकर याद रखें, 1943 से 1953, है ना। अब ये प्रयोगवाद जो है बहुत कम समय तक चलेगा, क्योंकि इसकी ही कंपटीशन में एक प्रपद्यवाद खड़ा होता है, और प्रपद्यवाद जिसे नकेनवाद के नाम से जाना जाता है, और वो कालांतर में इससे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो प्रयोगवाद नाम किसने दिया, क्या इसका नाम वास्तव में प्रयोगवाद है या इसको प्रयोगवाद कहने पर किसी ने ऑब्जेक्शन किया था, इन सब बातों को पहले हम जानेंगे। तो आज की क्लास में परिचयात्मक क्लास रहेगी और परिचय बेस्ट तरीके से। सबसे पहले मैं नगेंद्र से स्टार्ट करूंगा। नगेंद्र कहते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद जो नाम है वह उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया, उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भाव पक्ष, नई संवेदनाएं और तथा उनमें चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन जगत में आए। यानी तार सप्तक की स्टार्टिंग 1943 में होती है ना। तो ये प्रथम तार सप्तक नहीं है, क्योंकि प्रथम कुछ नहीं था, पहले का नाम तार सप्तक था, केवल तार सप्तक, इसको भी याद रखना। तार सप्तक वो तार सप्तक जिसमें कवि कौन कौन से थे, उसमें कवि थे अज्ञे, है ना, नेमिचंद जैन, है ना, नेमिचंद, अज्ञे, नेमिचंद, रामविलास शर्मा,
कौन थे? रामविलास शर्मा, है ना। और मुक्तिबोध, कौन थे? मुक्तिबोध। और भारत भूषण अग्रवाल, कौन थे? भारत भूषण अग्रवाल। और गिरजा कुमार माथुर, है ना, गिरजा कुमार माथुर। तो ये कवि थे। तो जो तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन जगत में आए, जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित नहीं होती गई तथा जिनका समापन नई कविता, मतलब ये प्रगतिशील कविता से थोड़ी अलग थी, उनके साथ विकसित नहीं हुई, बल्कि ये एक नए भावबोध के साथ उभरे जिसका समापन नई कविता युग के साथ समाप्त हो जाता है। नई कविता युग जब आया तो उसके साथ ही इसका समापन हो जाता है। जीसीजी यानी गणपति चंद्र गुप्त की बात हो रही है यहां पर। गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं, आप देखें कि 1943 में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का उदय हुआ था, बिल्कुल हुआ था, जिसे अब तक प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि संज्ञाएं प्रदान की गई। और ये सभी संज्ञाएं विभिन्न अवस्थाओं की ओर संकेत करती है, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा अंतर था। प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद में भी अंतर था, प्रयोगवाद और नई कविता में भी अंतर था। और मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन भी बताऊंगा, तुलनात्मक तरीके से बताऊंगा कि इन तीनों में अंतर क्या था, है ना, जो बारीक अंतर है। प्रारंभ में जब कवियों का दृष्टिकोण व लक्ष्य स्पष्ट नहीं था और नूतनता की खोज, ये देखिए मैंने कहा ना, ये नए जीवन सत्यों को खोज में लगे हुए थे। नूतनता की खोज के लिए केवल प्रयोग की घोषणा की गई। अब इनको खुद को ही नहीं पता था कि वो प्रयोग क्या कर रहे हैं, बस ये चाहते थे हम कुछ नया खोजें, और नए खोजने के चक्कर में इस कदर प्रयोग करने लगे कि कविताओं का जो उद्गम स्थल हृदय था वो अब दिमाग हो गया, है ना। तो इसीलिए यहाँ प्रयोगवादी जो कविताएं हैं ना, वो आपके हृदय को कम छूती है। जैसे आप नोटिस कीजिए, जैसे वो कविता है, मुझे याद है कौन सी, ये अपने कैमरे में बंद अपाइज, आपने पढ़ी होगी, कैमरे में बंद अपाइज, है ना। तो आपको अपाइज होकर कैसा लगता है? तो आपको अपाइज होकर क्या कभी रोना भी आता है? तो आप मतलब कब से अपाइज, इस तरह के प्रश्न पूछना। ये जो कविता, ये कविता का विषय नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा व्यंग्य उभारने के लिए उन्होंने नए प्रयोग किए और कविताएं। तो ये कविताएं जब पढ़ते हैं ना, कैमरे में बंद अपाहिज वगैरह, तो ये कविताएं थोड़ी सी अलग चलती है। और एक हम वो कविताएं पढ़ते हैं, है ना, कौन सी कविताएं जिनमें दारिद्र दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, चलो वो तो मान लिया कि ब्रज अवधि में हो जाएंगी, लेकिन जब उसके बाद भी हम कविताएं पढ़ते हैं, हमने अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी, तो उनका और इनका विषय ही अलग हो जाता है। तो नूतनता की खोज के लिए प्रयोग की घोषणा तो की गई, इसे ही प्रयोगवाद कहा गया। और इस आंदोलन की एक शाखा नलिन विलोचन शर्मा ने प्रपद्यवाद की स्थापना की। इसकी मतलब इसको प्रयोगवाद की शाखा माना जाता था, प्रपद्यवाद, लेकिन कालांतर में प्रपद्यवाद इतना ज़्यादा प्रचारित हुआ, मतलब फैल गया कि प्रयोगवाद उसके नीचे दब चुका था। जगदीश गुप्त व लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता आंदोलन भी चलाया था। आगे मैं आपको कविता आंदोलन भी बताऊंगा, जैसे लक्ष्मीकांत ने ताजी कविता आंदोलन चलाया था, है ना। इस प्रकार से काफ़ी आंदोलन भी आपको देखने को मिलेंगे। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से नए भाव, नए विचार, नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया, उसे ही प्रयोगवाद कहा गया। कुल मिला के नूतनता की खोज, कुल मिला के नए जीवन सत्यों की खोज, कुल मिला के कला पक्ष में प्रयोग, भाव पक्ष में प्रयोग, उपमान बदल देना, है ना, इस प्रकार के प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया, उसे क्या कहा गया? प्रयोगवाद कहा गया। तार सप्तक के कवियों ने कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया। तार सप्तक के कवियों ने कविताओं के लिए क्या किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये जो तार सप्तक के थे, जिसका प्रवर्तक जो है आप जानते हैं कि अज्ञे हैं, लेकिन ये किसके दिमाग की उपज थी वो भी हम आगे पढ़ेंगे। चिंतामणि के दिमाग की उपज थी या किसके दिमाग की उपज थी, है ना। तो तार सप्तक वाले कहते थे हमें प्रयोगवादी क्यों कह रहे हो? वो प्रयोगवाद नाम से ही चिढ़ते थे, बल्कि प्रयोगशील और प्रयोग शब्दों का उपयोग किया। बोला कि हम प्रयोगवादी नहीं, हम प्रयोगशील या प्रयोग शब्दों का उपयोग किया, जबकि प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचना में किया। तो कुल मिला के ये निकल के आया सामने कि जो प्रयोगवाद शब्द है, इसके जन्मदाता हैं नंद दुलारे वाजपेयी।
कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग एनडी यानी नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक जरूर माने जाते हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका में इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसकी? प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन प्रयोगवाद की शुरुआत प्रतीक पत्रिका अज्ञेय द्वारा जो है उससे मानी जाती है, किंतु प्रयोगवाद शब्द के घोर विरोधी थे अज्ञेय। और दूसरा सप्तक में इस बात का इन्होंने विरोध भी किया था, जो आगे मैंने लिखा हुआ है, आगे मेरे लिखा हुआ है, ठीक है। लक्ष्मीकांत पहले क्या कहते हैं कि प्रयोगवाद क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता। ज्ञात जो चीज हमें पता है उस चीज के बजाय जो अज्ञात है, जो दिखाई नहीं दे रही, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो नए भावबोध, नए उदाहरण और नए प्रयोग करने पड़ेंगे, वही क्या है? प्रयोगवाद है। तो बच्चन सिंह कहते हैं कि प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद या प्राइवेसी है। बिल्कुल, ये काल व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिकता जो है उसको महत्व देता है। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया कहा जाता है। आप समझिए, आप इसको समझिए। छायावाद, जब छायावाद पढ़ रहे थे तो उसमें भी क्या था? उसमें भी आपको पता है थोड़ी व्यक्तिगत जो व्यक्तिकता थी वो थोड़ी थी, क्योंकि वो कवि अपने में ही डूबे रहते थे। फिर जब प्रगतिवाद आया तो प्रगतिवाद ने क्या कर दिया? व्यक्ति से वो कहां आ गया? समाजवाद की ओर आ गया। कहां आ गया? समाजवाद। लेकिन फिर से प्रयोगवाद आया, लेकिन इस बार थोड़ा छायावाद से अलग आया, इसीलिए इसको प्रयोग। अगर एज इट इज ऐसी कविताएं लिखने लग जाते हैं हरिवंश राय बच्चन की, मैं अपने मन का गान किया करता हूं इस प्रकार से, है ना, क्यों संसार मुझे क्या है दीवाना कहकर बोला, क्या ऐसी पंक्ति है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो ये व्यक्तिकता इस व्यक्तिकता से थोड़ी अलग थी, लेकिन ये था कहीं ना कहीं प्रगतिवाद का विरोधी। छायावाद के विरोध में प्रगतिवाद आया और प्रगतिवाद के विरोध में वापस क्या आया? प्रयोगवाद आया। तो प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। प्रयोगवाद का मूल आधार जो है व्यक्तिकता है, यानी ये प्राइवेसी है। और गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं आप देखेंगे। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि प्रयोगवाद व नई कविता दोनों काव्य आंदोलनों को संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी कहा जा सकता है। यानी देखो, ये यथार्थवाद कहां था? प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद जो थे वो जैसा देखते थे वैसा वर्णन करते थे, है ना, यथार्थवादी। लेकिन ये लोग क्या हो गए? ये अति यथार्थ में चले गए, मतलब जो वास्तविकता में है ही नहीं, उसको भी कह रहे थे कि नहीं ये ऐसा भी होता है। जैसे आजकल देखते हैं कुछ लोग आलोचना जब करते हैं ना, तो आलोचना करते हैं तो कहते हैं नहीं ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब जबरदस्ती कुछ मुद्दों को क्रिएट करना। यहाँ पे कुछ ऐसे ही जबरदस्ती मुद्दे क्रिएट किए जा रहे थे, है ना। तो प्रयोगवादी को अति यथार्थवादी काव्य परंपरा कहने का क्रेडिट जो जाता है वो किसको जाता है? वो जाता है अपने जीसीजी को। किसको? जीसीजी, गणपति चंद्र गुप्त को। आइए, हिंदी प्रयोगवादी आंदोलन मूलतः अंग्रेजी के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित माना जाता है। न्यू सिग्नेचर जो आंदोलन था उससे देखो, कहा जा सकता है कि ये अगर प्रतीक रूप में देखा जाए तो ये गांधीवाद से प्रभावित था। प्रतीक रूप में किससे प्रभावित था? गांधीवाद से प्रभावित था, ठीक है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का समय है, यानी इसमें अब अस्तित्ववाद भी जो है वो पनप रहा था। क्या पनप रहा था? अस्तित्ववाद भी। अब कई बार ऐसा होता है दिमाग से कि मतलब अस्तित्व जो लिखना है ना वो भी भूल जाते हैं कि ये कैसे लिखा जाता होगा। अस्तित्ववाद, ठीक है। अगर देखा जाए द्वितीय विश्व युद्ध के पास का समय था तो अस्तित्ववाद से प्रभावित भी माना जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है ये उससे भी प्रभावित माना जाता है। आपने एक सुना होगा इलियट का नाम, जो हम फर्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे, इलियट का नाम सुना होगा। इलियट का जो व्यक्तिकता जो सिद्धांत है उससे भी प्रभावित माना जाता है। इसके अलावा ये हमने पढ़ लिया कि ये अंग्रेजी के न्यू सिग्नेचर आंदोलन और फ्रांस के जो प्रतीकवाद है, फ्रांस का जो था नाम था उसका प्रतीकवाद, ठीक है, उससे भी प्रभावित माना जाता है
है ना। अज्ञे ने इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध किया था दूसरे तार सप्तक में 1951। पहला 43 में था, दूसरा 51 में था, तीसरा 59 में था, चौथा 79 में है। 79 में है ना शायद, देख लेना, अभी पता लग जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। दूसरा सप्तक की भूमिका में किया है। इसके लिए प्रतीक पत्रिका में नई कविता संज्ञा का प्रयोग किया। अब एक प्रश्न उठता है, वो प्रश्न ये उठता है कि अज्ञे ने प्रयोगवाद को किस नाम से पुकारा था? तो नई कविता। अब इसको एक और प्रश्न बना सकते हैं कि सबसे पहले प्रयोगवाद को नई कविता कहना किसने कहा था? अज्ञे ने ही कहा था। प्रयोगवाद को प्रतीकवाद भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया प्रतीकवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रतीक रूप में, ये गांधीवाद से, प्रतीकात्मक रूप से ये गांधीवाद से प्रेरित माना जाता है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता नवीन प्रतीकों से युक्त है। अस्तित्ववाद व फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव सर्वाधिक रहा। तो मालूम है, यहां लिख रहा था, यहां लिखा हुआ है, अस्तित्ववाद व फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव भी सर्वाधिक रहा था। तो ये थ्योरी है सारी, ये क्या है? थ्योरी है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो थ्योरी ज्यादा है, लेकिन बस एक ऐसी क्लासेस होती है ना, तब मैं आपको बताता हूं। मैं बीच में 2 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा आपके माइंड को शांत कर रहा हूं। जैसे एक कॉल आया था मेरे पास में कि सर जब हम आपकी क्लास से नोट्स लिखते हैं, जैसे नोट्स लिखते हैं सर, हम गांव दूर है, गांव से सिटी दूर है, फोटोकॉपी चार्ज ज़्यादा लगता है, प्रिंट आउट निकलवाएं तो सर दिक्कत होती है, 3-4 रुपए लग जाते हैं। और वास्तव में देखो ज़्यादा लगते हैं, तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को। तो सर क्या करें? और जब आपकी क्लास को रोक रोक के, है ना, रोक रोक के लिखते हैं तो क्लास में ध्यान नहीं रहता, फिर क्लास में मन नहीं लगता, और क्लास में मन लगाएं तो लिखा नहीं जाता। समस्या विचित्र है। सिटी दूर है, फोटोकॉपी निकलवा नहीं सकते, किसी के फैमिली प्रॉब्लम है, निकलवा के देते नहीं है घर पे नोट्स, तो सर क्या करें? देखो तो मैं एक ही सॉल्यूशन दूंगा कि भाई चलो लिख तो लोगे, लेकिन टेस्ट तो आपको देने पड़ेंगे, टेस्ट तो देने पड़ेंगे। सर हम टेस्ट तो ना, कुछ मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं कि ना ऑफलाइन कोचिंग करेंगे, ये करेंगे। मैंने कब मना किया ऑफलाइन का? आप ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, इट्स ओके, जो चाहे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं मना नहीं करता, लेकिन ये क्लासें कितनी इंपॉर्टेंट है, ये क्लासेस, ये आप लोग अभी तक भी 50% लोग समझें, 50% लोग समझें। मैंने उन मैडम को यही सॉल्यूशन दिया कि आप टेस्ट सीरीज लीजिए हिंदी पॉइंट पर और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में। डाउनलोड हो गए, आपको लगता है कि सर आज शाम को प्रयोगवाद की क्लास करवाएंगे, आप नोट्स में से प्रयोगवाद जो है उसका एक पेज, आपको पता लग जाता है एक पेज से ज्यादा क्या होगा। आप एक पेज पहले ही अपने हाथों से फटाफट उतार लो। आपने उतार लिया, आपकी तसल्ली हो गई कि हाँ नोट्स मैंने लिख लिए, और थोड़े से खुले खुले नोट्स उतार लो। उसके बाद जब क्लास देखोगे तो हाईलाइटर लेके देखो, जो चीज समझा रहा हूं वहां जैसे मैं ये इस तरह से करता हूं, वहां आप हाईलाइट करके चलिए, क्लास में भी आनंद आएगा, नोट्स प्रिंट आउट भी नहीं निकलवाने पड़े, आपने लिख भी लिए और टेस्ट सीरीज भी हो गए, है ना। एक तीर से 4 शिकार कर लिए हमने, ना तो किसी को नाराज किया, ना आर्थिक नुकसान हुआ, और हमने क्लास का आनंद भी लिया और नोट्स लिख लिए। ये तो होते तरीके। सॉल्यूशन ढूंढोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, समस्याएं ढूंढोगे तो समस्याएं आएगी। जैसा सोचते हो प्रकृति वैसा ही आसपास वातावरण बनाना शुरू कर देती है। कुछ रोतड़ू टाइप के होते हैं ना, समझ रहे हो, रोतड़ू, रोने हर वक्त रोते रहते हैं, मेरे तो ऐसा हो गया, मेरे तो ऐसा। उनके क्या होता है, भगवान वैसी परिस्थितियां आसपास क्रिएट कर देता है कि उनके आसपास का माहौल ही नेगेटिव रहता है, और कुछ रहता है चल छोड़ कोई बात नहीं, अपन ऐसे कर लेंगे, सॉल्यूशन ढूंढना, तरीके निकालते हैं। भगवान उनके आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव, इसीलिए कहते हैं बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक बने रहिए। आप जैसा सोचोगे वैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। ये 100% शुद्ध वाक्य है। साइंस भी इस बात को मानता है, मेरे पास इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है, और साथ में आध्यात्मिक रूप से भी मैं ये जानता हूं कि जैसी परिस्थितियां, जैसा आप सोचोगे वैसी परिस्थितियां आपके आसपास क्रिएट होगी। इस बात को मान के चलिए, समझ गए मेरी बात। तो ये तरीका है कि आप नोट्स निकलवाएं, टेस्ट सीरीज लें, उसके साथ नोट्स आपको मैंने अवेलेबल करवा दिए। अब कुछ बोलते हैं सर हमें तो केवल टेस्ट सीरीज लेनी है। भैया बहना, ये केवल टेस्ट सीरीज ही है, ये केवल टेस्ट सीरीज ही है। नोट्स तो मैं आप लोगों की सुविधार्थ आप तक अवेलेबल करवा रहा हूं, नोट्स नहीं सेल हो रहे, नोट्स निःशुल्क हैं, ये केवल टेस्ट सीरीज है। चलिए आइए आगे, अब बात करते हैं
हमने प्रयोगवाद का सबसे मुख्य उद्देश्य पढ़ा कि नवीन चेतना या नवीन जीवन सत्यों को पाने की जो चाहत थी वो प्रयोगवादियों में थी। इसका सबसे बड़ा दोष क्या था? लोक कल्याण की उपेक्षा करना। ये वही दोष है जो रीतिकालीन कवियों का था। बिल्कुल, लोक कल्याण से मतलब ही नहीं है, इनका तो मतलब एक ही चीज से था, है ना। इनका तो एक बस आराम, बस अपना हम मस्त, है ना, जैसे हम हमारी मस्ती में आग लागो बस्ती में, ये उसी सिद्धांत पे काम कर रहे थे। बस खुद आनंद लो, जीवन को भोगो, बस इसके अलावा दूसरों से कोई मतलब नहीं है। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं और गणपति चंद्रगुप्त तो कहते हैं कि अति यथार्थवादी हैं। ये भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता, ये वही ठोस बौद्धिकता है कि ये दिमाग से कविता को खुरच खुरच कर निकालते हैं। क्या करते हैं? खुरच खुरच कर निकालते हैं। इस बात को समझना आप लोग, ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोग धर्मिता ही प्रयोगवादी काव्य का ईस्ट है। ये छोटी सी बात आपको नजर आ रही होगी, ये प्रश्न का निर्माण कर सकती है कि प्रयोगवादी काव्य का ईस्ट किसे माना जाता है? तो प्रयोग धर्मिता को। और उस वक्त हमें ये चीज याद नहीं आएगी। प्रयोग धर्मिता को ही प्रयोगवादी काव्य का ईस्ट माना जाता है। मैंने अभी आपको कला पक्ष बताया था, अब विश्लेषण देख लीजिए। भाषा, शिल्प, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब, उपमान आदि की दृष्टि से कवियों ने नए नए प्रयोग किए थे। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि प्रयोगवादी तो बैठे ठालों का धंधा है। क्या है प्रयोगवाद? बैठे ठालों का धंधा है कि अब कोई काम नहीं है तो बाहर गली में चौपाड़ पे बैठ गए और बैठे बैठे हाहा पीपी करते हुए एक दूसरे को तुकबंदियां सुना रहे हैं और नए नए प्रयोग कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो बैठे ठालों का धंधा कहा है। आप जानते हैं नंद दुलारे वाजपेयी सोष्ठवादी आलोचक कहा जाते हैं और ये छायावाद के समर्थक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जो प्रयोगवाद को क्या कहते हैं? बैठे ठाले लोगों का धंधा कहकर पुकारते हैं। और अब आती है प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां जिसने पढ़ ली, समझ लो उसने साहित्य प्रयोगवाद की जो है स्टार्टिंग पढ़ ली है, आप यूं मान के चलिए, है ना। मैं फिर आपसे दोहराता हूं दोस्तों कि क्लासेज बाई चांस, जैसे अभी मौसम आप पूरे राजस्थान में खराब चल रहा है, राजस्थान नहीं पूरे भारत का मौसम खराब है, बल्कि पूरे विश्व का मौसम खराब है। अल नीनो इफेक्ट है, बारिशों का। पहले तो सबसे पहले सुरक्षित रहें, कहाँ कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, लाइट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। आज भी ऐसा लगा लाइट नहीं जाए, इसीलिए मैंने फटाफट क्लास रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग क्लास नहीं आती तो उस दिन भी देखें। 9 बजे तक क्लास नहीं आई मतलब नहीं आएगी, 9 बजे तक क्लास आ जाती है मतलब आ जाती है। टेलीग्राम चेक कर लिया करें, टेलीग्राम एनडीसी क्लासेस। पढ़ने की एक आग जलाए रखें और जीवन में हार नहीं माने, इस बात को समझें। जीवन में हार नहीं। अभी आप जब पढ़ रहे हो ना रेगुलर, जैसे ही पेपर विज्ञप्ति नज़दीक आने लगेगी, अच्छा अभी सॉरी विज्ञप्ति नहीं आएगी लेकिन आप पढ़ रहे हो, तो आपके आसपास के भाई बहनों में से, नहीं कहूँगा तो मैं मतलब दूर के रिश्तेदारों, भाई बहन या दोस्त आपके घर आते हैं, आपको पढ़ते हुए देखते हैं ना, तो वो आप पे कमेंट पास करेंगे, आप पे थोड़ा सा व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट लाएंगे। ओह हो अब की बार तो टॉप करेगा, अब की बार तो भाई आरपी से टॉपर तू ही बनेगा, इस तरह के टोंट कसेंगे। तो याद रखें, इस प्रकार के तानों से हार ना माने, नेगेटिव एनर्जी को जो है वो दूर से ही धक्का मारे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ऐसा होता भी है ना। तो अपने अंदर जो एक आग है सकारात्मकता की, वो जलाए रखें और साथ ही जो सिलेक्शन के लिए पूर्ण रूप से तैयार है कि हाँ इस बार हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। क्लियर बात है ना। तो आइए हम प्रवृत्तियां पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे प्रवृत्तियां, सबसे पहले अति यथार्थवादिता। साहब यथार्थवाद तो ठीक था, ये अति यथार्थवाद की ओर जब चले जाते हैं तब थोड़ा बुरा लगता है कि आखिर अति यथार्थवाद की ओर जाने की इनको कहाँ जरूरत पड़ी थी। यानी जो नहीं हो सकता उसकी भी कल्पना करके कि मतलब ये जो इस प्रकार से अगर होता गया तो आगे किस कंडीशन तक ये पहुंच सकता है, मतलब पहले ही कल्पना कर ली। यानी भाई यथार्थवाद को आप सब समझते हो, अति उसकी जब अति होने लग जाती है ना। यथार्थ क्या, जो देखा वैसा विवरण कर दिया, लेकिन जो है ही नहीं उसका विवरण। और मैं इसको छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूं, मैंने जहां तक इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ा तो मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि अनावश्यक मुद्दों को इसमें घसीटना।
जैसे मैं आपको बताऊं, गली में दो पड़ोसियों के बीच अक्सर आपने देखा होगा कचरे को लेकर झगड़ा रहता है, तू कचरा इधर क्यों डाल रहा है, तू कचरा इधर क्यों डाल रहा है। उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, मुद्दा बना दिया, अति यथार्थवाद। समझ रहे हो बात को? तो मैं इसको एक एग्जाम्पल है, ये कोई लिखा हुआ नहीं है, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। बौद्धिकता की अतिशयता, बिल्कुल यानी भावुकता के स्थान पर इन्होंने भावुकता की जगह, है ना, भावुकता की जगह इन्होंने किसको महत्व दिया, बौद्धिकता की अतिशयता को। बहुत ज्यादा ठोस बौद्धिकता, जो मैं बार बार लाइन बोल रहा हूं कि दिमाग से कविताओं को खुरच खुरच कर निकाला जाता है। घोर व्यक्तिकता, देखो व्यक्तिकता का मतलब तो ये था, छायावादी कवियों में भी जो था व्यक्तिगत भावना थी, और वो भी अपने में मतलब खुद को प्रसन्न करने के लिए लिखते थे और खुद के काव्य में डूबे रहते थे, विरह में डूबे रहते थे, लेकिन वो लोक कल्याण की उपेक्षा नहीं करते थे। कामायनी ग्रंथ तो मानववाद की स्थापना करता है, आनंदवाद की स्थापना करता है, तो लोक कल्याण की वो ये नहीं कहते थे कि दुनिया मर जाए, ऐसी बात छायावादियों ने कभी नहीं की। यहां क्या थी, यहां थी कि हमें बस अपने से मतलब है, बाकी गेट आउट, ये जो चीज थी वो आपको यहां प्रयोगवादियों में देखने को मिली। अति नग्न यथार्थवाद, बिल्कुल आप, मैं इसको कहूंगा नग्नता का चित्रण, है ना, नग्नता का चित्रण। कविताओं में थोड़ी सी क्या है, अश्लीलता आने लग गई थी। कविताओं में क्या आने लग गई थी, अश्लीलता आने लग गई थी, है ना। निराशावाद, और कवि जो है ऐसा लगता है खुद बस निराशा में डूबे हुए हैं, हारे हुए हैं, निराशा में भयंकर डूबे हुए हैं और एकदम हारे हुए कवि हैं। क्या हैं, एकदम हारे हुए कवि हैं, यूं मान लीजिए आप लोग। और निराशा से बाहर भी नहीं आना चाहते, सबसे बड़ी बात तो ये है, निराशा से बाहर भी नहीं आना चाहते हैं। हाँ चलिए, दुख को महत्व स्वीकार्य, देखो वो विरह में डूबे रहते थे लेकिन ये दुख के महत्व को स्वीकारते थे। इनका कहीं ना कहीं, चलो आगे बताऊंगा, दुख के महत्व को स्वीकारते हैं, है ना, कि भाई दुख का भी अपना महत्व होता है और दुख में भी आदमी को जो है अपने बारे में सोचना चाहिए। वाद व विचारधारा का विरोध, बिल्कुल ये प्रगतिवाद का विरोध करते हैं, प्रगतिवाद का विरोध करते हैं, किसी भी विचारधारा का विरोध करते हैं, ठीक है। नवीन उपमानों का प्रयोग, मैंने अभी आपको उदाहरण दे दिया, मेरे सपने टूट गए ऐसे मानो भुजा हुआ पापड़ हो जैसे, है ना। उसके बाद भाषा की स्वच्छंदता, साहब भाषा की स्वच्छंदता इतनी चली गई कि भाषा की स्वच्छंदता मतलब जो है वो अश्लीलता तक पहुंच गई। किस प्रकार की सब, मतलब एक सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाए, एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिस कविता को एक समाज में पढ़ा जा सके, सम्मान से देखा जा सके, वो नहीं थी। भाषा की स्वच्छंदता इस कदर मतलब पहुंच गई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप कभी कोई कविताएं निकाल के देखोगे तो आपको ऐसी पंक्तियां मिलेगी जिन्हें आप मंचों पे नहीं उच्चारित कर सकते। निरंतर प्रयोगशील, मतलब एक सोच के देखिए आप, ठीक है कुछ नए छंद, नए काव्य, नए अलंकारों का प्रयोग करना चाहते हो, लेकिन इतने, जैसे हम कहते हैं ना कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को, कि केशवदास की कविताओं में जो है वो मतलब भावुकता से दूर है, वो कविता सिर्फ और सिर्फ जो है चमत्कार प्रदर्शन है, बस ये निरंतर प्रयोगशील रहे। इनका कविताओं के, जैसे कविता क्या होती है, किसी ने पूछ लिया कविता क्या होती है, तो कहा कि कविता दिल की भावना, कविता मीत प्रतीत, कविता सावन की झड़ी, कविता प्रीत संगीत। बोला कविता से क्या होता है, बोला कविता दिल की भावना, कविता मीत प्रतीत, कविता सावन की झड़ी, कविता प्रीत संगीत। कविता से समाज में बढ़ती है पहचान, और जो कविता समाज को भा जाए वही कविता महान। लेकिन यहाँ समाज को भाने वाली कविताएं नहीं लिखी जा रही थी। वो छायावादी कवि वो वैसे कवि थे कि जहाँ जब आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, उनकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, जहाँ उतरते हैं ये परिंदे, कविता अपने आप बन जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, व्यापक अनाज था, बिल्कुल। ईश्वर का तो मतलब ही नहीं था, यहाँ ईश्वर का मतलब तो प्रगतिवादियों में भी नहीं था, यहां पर भी मतलब नहीं था, वहां और यहां दोनों जगह ईश्वर का कोई मतलब नहीं था, बस अनाज था। भाई जो व्यक्ति स्वार्थी है, जो व्यक्ति खुद के बारे में सोच रहा है, जो खुद के हित के बारे में सोच रहा है, उस व्यक्ति के बारे में आप कह सकते हो कि वो ईश्वर में आस्था, क्योंकि ईश्वर में आस्था रखेगा तो उसमें क्या होगी, दया होगी, है ना, और उसमें मतलब वो नीति होगी, दया होगी, लोक कल्याण होगा। ऐसी बात है तो यहाँ थी नहीं। श्रृंगार का उन्मुक्त, ये उन्मुक्त का मतलब क्या होता है, उन्मुक्त कह दो
चाहे स्वच्छंद कह दो। उन्मुक्त चित्रण या स्वच्छंद चित्रण का मतलब यही हुआ है कि श्रृंगार में अश्लीलता का वर्णन करने लग गए। श्रृंगार में आप आलिंगन की बात कीजिए, आप चुंबन की बात कीजिए, लेकिन आप अश्लीलता तक नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। तो अश्लीलता से, जैसे हम जब काव्य दोष पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, काव्य दोष पढ़ते हैं जैसे उषा के चूमे गाल, इस प्रकार से तो हम कहते हैं कि भाई ये एकदम ग्रामत्य शब्दों का प्रयोग कर लिया, है ना, इस प्रकार से। या जैसे उसमें एक अश्लील तो दोष भी आता है, तो प्रयोगवादियों में वो अश्लील तो दोष बहुत ज्यादा पाया जाता है ना। बात है क्षणवाद और नियतिवाद, ये कहते थे ये सब कुछ नश्वर है, ये बात तो सत्य कहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु इनका क्या कहना था, इनका कहना था क्षणवाद, कि फूल से प्यार करो मगर झरे तो झर जाने दो। फूल से प्यार करो मगर झरे तो झर जाने दो, और आत्मा देह मन से भोगो इन संसारिक वस्तुओं को, और ये शरीर अगर मरे तो मर जाने दो। मतलब फूल से प्यार करो, झरे तो झर जाने दो, और देह मन तन से भोगो इस संसारिक सुख सुविधाओं को, और ये शरीर मरना चाहे तो मर जाने दो। बस इनका यही था क्षणवाद। क्षणवाद को महत्व है। और आपको पता भी है कि जो अज्ञे ने वो कभी बारिश की बूंद वाली कविता लिखी ना, ओस की बूंद, है ना, तो उस क्षणवाद को महत्व। कुंठा व निराशा का चित्रण, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुंठा मतलब अत्यधिक कुंठा देखने, निराशावाद में डूबे, अपने ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। ये घुटने वाले कवि थे, क्या थे, अंदर ही अंदर घुटने वाले कवि थे। और साथ में ये अतीत से प्रेरणा लेकर, मतलब ये कहते थे न तो अतीत से प्रेरणा लो, न भविष्य का उल्लास देखो कि अतीत में हमने ये गलतियां की, अब हम ये गलतियां नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ये कहते हैं नहीं, काय की अतीत से प्रेरणा लेनी और क्यों भविष्य का उल्लास। वर्तमान को जियो, जो अभी है वो कल होगा, इसकी कौन गारंटी देता है। जो अभी है कल था ही नहीं, तो ये कहते हैं कि जो अभी है वो कल होगा या नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो है, जो वर्तमान है उसको जीने का प्रयास करो, है ना। इनका एक पंक्ति है कि जीवन का सुख लो देह मन आत्मा, ऐसे ये तो मैंने बोल दी थी, आत्मा रसना से, पर मरे तो मर जाने दो। चल खैर, ये तो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। तो ये प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। अब इन प्रवृत्तियों को जब आप एक बार हमने बेसिक समझ लिया तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। आप जब इसे पढ़ो तो अब मैं कहूँ सर इसकी थ्योरी अगर बहुत मिल जाए, देखो नोट्स होते हैं, नोट्स को नोट्स के हिसाब से बनाया जाता है। अगर थ्योरी लिख देंगे तो वो बहुत बड़ी किताब बन जाती है। तो और कौन पूछता है इतनी, आप थोड़ा बहुत सुन लो कि हाँ यति यथार्थवाद का मतलब क्या है, समझ लो, बस इतना बहुत है। मैंने कहा ना, विद्वान प्रकांड विद्वान बनने का प्रयास ही मत करो। कोई कहेगा तेरे को आता कुछ नहीं, कोई बात नहीं आता है। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन दुनिया चमत्कार को नमस्कार कर रही है। तू कितना ही होशियार है, कितना ही कमजोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन RPSC से रिजल्ट आया और जिसका सिलेक्शन हो गया वो बेस्ट है, बस। क्योंकि आज का समय ही ऐसा है, आपके ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, वो डिग्री है उसकी वैल्यू है। बस जीवन में हार मत मानो, बिल्कुल भी हार मत मानो, और अपने सीने के अंदर एक आग जलाए रखो कि मैं किसी भी कंडीशन पर जो है वो सिलेक्शन लेकर रहूँगा। क्योंकि देखो अक्सर मैं बोलता रहता हूँ कि लोग जो हैं मुझे भी बोलते हैं कि मतलब निशुल्क इससे क्या मिल जाएगा। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था चैनल, है ना, आप सुन रहे हैं तो सुनना, 2 मिनट 2 पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करूंगा। एक बार मैंने पहले भी सुनाई है। तो स्टार्टिंग में जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे। तब मुझे किसी ने बोला फ़ोन करके कि इससे कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं क्या। मैंने कहा भाई पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे का मैं कह तो नहीं सकता क्योंकि मैंने तो अभी हासिल नहीं किया। तो बोला कि फिर कौन मेहनत करे। मेहनत वो कर रहा है जिसके सीने में एक आग जल रही है। किस बात की आग, कि मुझे निःशुल्क शिक्षा में आगे बढ़ना है और बढ़ना है। और जब बच्चों को उसका सिलेक्शन होगा, उन्हें खुशियां मिलेगी, तो उनके जहन में जो पहला नाम आए तो वो नाम नरेंद्र दान आए। तो हिंदी साहित्य का मैं बनूं हिंदी साहित्य का वरदान, क्योंकि मैं हूं नरेंद्र दान। इस प्रकार से जो है वो मैं सोचता हूं कि मैं हिंदी साहित्य, जैसे अमीर खुसरो ने कहा था, मैं हिंदी साहित्य की तूती हूं। अगर हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो। मैं ये चाहता हूं कि अगर हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हो तो मुझसे पढ़ो। मैं आपको सिलेक्शन के लायक जो है मैटर पढ़ा सकता हूं। लेकिन ये कोई घमंड की बात नहीं, मैं बताता हूं कि मेहनत करता हूं और बताता हूं कैसे आप लोगों को याद हो जाए। तो आपके सीने में वो आग जरूर जलनी चाहिए। अब मैं आपको बार बार ये आग बोल रहा हूँ, सर ये किस टाइप की आग है। तो अब मैंने आपको अपने क्लास देखी होगी व्याकरण की,
उस क्लास में कहा कि तुम हार गए हो, कहा कि तुम हार गए हो। तो वो अपने हरिओम पंवार की पंक्तियां हैं, हरिओम पंवार की पंक्तियां हैं। हरिओम पंवार मेरे आदर्श कवियों में से एक है। तो वो पंक्तियां मैं आपको आज नहीं सुनाऊंगा, वो पंक्तियां मैं आपको कल की क्लास में सुनाऊंगा, क्योंकि कल की क्लास में अज्ञे आएंगे और एक कविता आएगी और उस कविता के माध्यम से वो पंक्तियां सुनाऊंगा। तो आपको अल्ले सर आपने तो फिर बीच में छोड़ दिया, तो कल आप सुनना कविता। आज की क्लास जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। वो पंक्तियां मैं आपको कल सुनाऊंगा और बहुत बेस्ट तरीके से सुनाऊंगा। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, आज क्लास समाप्त करते हैं।